नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 181। गर्मागरम बहस। मनीष चौधरी ने कमांडिंग जनरल की ओर देखा और भारी स्वर में कहा, आपकी बातें सच निकली जनरल। ये वास्तव में एक ज़ॉम्बी वायरस है और इसने एशिया में बहुत से लोगों को संक्रमित कर दिया है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में इस समय इसका कोई मामला नहीं है, लेकिन ये केवल समय की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, उन जिद्दी अधिकारियों के बारे में क्या ख्याल है? क्या उन्हें पहले से ही इसकी जानकारी है? मनीष चौधरी अपनी कुर्सी पर झुक गए और अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन उनके प्रभाव से मुझे विश्वास है कि उनमें से कुछ को पहले से ही वायरस के बारे में पता है। तो फिर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, श्रीमान राष्ट्रपति? कार्यवाहक राष्ट्रपति को घूरते हुए कमांडिंग जनरल की आंखें सिकुड़ गईं। मनीष चौधरी ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप उन लालची पिशाचों को डराएं। बाकी काम मैं कर दूंगा। ये सुनकर लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। मैं समझ गया, इसे मुझ पर छोड़ दो, उन्होंने जवाब दिया। अपराह्न 3 बजे अंततः आपातकालीन बैठक शुरू हुई। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने इस्लामाबाद में हुए हमले का वीडियो सबको दिखाया। लाशों के समुद्र ने सभी की रूह सिहर दी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अन्य देशों में हालात पहले से ही इतने गंभीर हैं। क्या यह असली है? क्या वे लाश हैं? आखिर गोलियां उनके खिलाफ अप्रभावी क्यों थीं? वीडियो देखकर उच्च अधिकारी डर गए। सबको, यह इस्लामाबाद से मुझे मिली नवीनतम रिकॉर्डिंग थी। उनके राष्ट्रपति ने जो कहा है, उसके अनुसार पाकिस्तान की राजधानी पहले ही गिर चुकी है और देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहले ही वायरस से संक्रमित हो चुका है। इस समय वायरस को पहले ही उनके पड़ोसी देशों में फैल जाना चाहिए था। मनीष चौधरी ने सम्मेलन कक्ष के अंदर लोगों के चेहरों को देखते हुए कुछ देर रुककर कहा। उन्होंने उनके चेहरों पर कई तरह के भाव देखे, लेकिन उनमें से अधिकांश के चेहरे पर एक ही भावना थी, डर। महालिका अभी भी सुरक्षित है, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं अपने लोगों के लिए एक आश्रय स्थल बनाने की योजना बना रहा हूं। मनीष चौधरी ने रिमोट पर क्लिक किया और दीवार पर लगे प्रक्षेपण की ओर इशारा किया। यह एक आश्रय स्थल का खाका था जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। ये वही है जो मेरी टीम लेकर आई है, एक आश्रय स्थल जिसमें 5 मिलियन लोग रह सकते हैं। हम इस स्थान का उपयोग आश्रय स्थल के केंद्रीय बिंदु के रूप में करेंगे। हम सबसे पहले लोगों को निकालेंगे और उस क्षेत्र पर दीवारें बनाएंगे जिस पर एक घेरा बना होगा। मनीष चौधरी ने अपने पावर पॉइंट के प्रक्षेपण की ओर इशारा किया। यह एक शहर का नक्शा था और नक्शे का एक गोलाकार हिस्सा था। कुछ लोगों ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। N0 वेलर्स C0M, श्रीमान राष्ट्रपति, यदि हम ये परियोजना लागू करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण इमारतें नष्ट हो जाएंगी। वे व्यवसाय हमें अपनी इमारतें गिराने की अनुमति नहीं देंगे, और सबसे बुरी बात यह है कि वे सरकार के साथ अपनी साझेदारी भी रद्द कर सकते हैं। आपको इस योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक पुराने सेनेटर ने इस विचार के प्रति अपना विरोध जताया। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने बूढ़े सेनेटर की ओर देखा। ये वही व्यक्ति था जिसने पिछली बार उन्हें रोका था जब उन्होंने नागरिकों के लिए आश्रय बनाने का सुझाव दिया था। मनीष चौधरी ने जब बुजुर्ग सेनेटर की बातें सुनी तो उनकी भौहें तंग गईं। हमारे पास उन व्यवसायों की चिंता करने का समय नहीं है। हमारे लोगों की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। आश्रय के बिना हमारे लाखों लोग ज़ोंबी वायरस से संक्रमित हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि हमारी सेना इतने सारे ज़ोंबी को रोक सकती है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के शब्दों से अधिकारी चुप हो गए। बूढ़े सेनेटर ने हार नहीं मानी। श्रीमान राष्ट्रपति, क्यों न हम इसके बजाय कोई दूसरा स्थान चुनें? मेरा सुझाव है कि हम कैविटे के ग्रामीण इलाकों में आश्रय स्थल बनाएं। हम कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे पास अभी भी कैविटे में भेजने के लिए पर्याप्त जनशक्ति इकट्ठा करने का समय है? एक बार जब हमारे देश में वायरस फैल गया तो वे लोग अपने परिवारों के पास वापस जाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने में संकोच नहीं करेंगे। अगर हम कैविटे में आश्रय बनाते हैं तो हमें अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। हम शहर की इमारतों का उपयोग अस्थायी आवास के रूप में कर सकते हैं। हमें केवल एक ही काम करना है कि इस क्षेत्र को दीवारों से घेरना है जो ज़ॉम्बी की एक बड़ी लहर का सामना कर सकें। मनीष चौधरी इस बिंदु पर वास्तव में क्रोधित थे। उन्हें पता था कि इस परियोजना में नष्ट होने वाली इमारतों में से एक पुराने सेनेटर के परिवार की थी। हालांकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि यह स्थान आश्रय बनाने के लिए सबसे आदर्श स्थान था। इसमें 3 अस्पताल, खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं, एक ऊर्जा संयंत्र और कई अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं जो सर्वनाश में उपयोगी साबित होंगी।
बूढ़े सेनेटर ने भारी सांस लेते हुए अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश की। सर, आप सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, इसलिए ज़्यादा आगे न बढ़ें। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा। हर कोई उसकी कांपती आवाज़ में क्रोध महसूस कर सकता था। मनीष चौधरी ने उनकी बातों पर व्यंग्य किया। उन्होंने बुजुर्ग सेनेटर की बात को नज़रअंदाज किया और अधिकारियों के चेहरों पर नज़र डालते हुए कहा, आप चाहें तो मुझसे नफरत करें, लेकिन ये परियोजना पूरी होनी ही चाहिए। जो भी इस विचार के खिलाफ होगा, उसे बलपूर्वक उसके पद से हटा दिया जाएगा। सेना उनकी संपत्ति जब्त कर लेगी और उन्हें जेल भेज देगी। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, कमांडिंग जनरल के साथ आए सैनिक सम्मेलन कक्ष में आ गए। वे सभी बंदूकों से लैस थे, जिससे अधिकारी घबरा गए। ये देखकर बूढ़ा सेनेटर भड़क गया। उसे लगा कि यह उन्हें डराने की कोशिश है। वह अपनी सीट से खड़ा हो गया और कार्यवाहक अध्यक्ष की ओर इशारा किया। मनीष चौधरी, क्या तुम पागल हो गए हो? ये कानून के खिलाफ है। तुम्हें हमें अपनी मर्जी से आदेश देने का अधिकार नहीं है। वृद्ध सेनेटर के भड़कने के बाद सम्मेलन कक्ष के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। सभी की निगाहें कार्यवाहक राष्ट्रपति की ओर लगी हुई थीं और वे सोच रहे थे कि अब वे आगे क्या करेंगे। उसे हिरासत में लो, मनीष चौधरी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा, जो दूर कोने में बैठे थे, खड़े हो गए और चिल्लाए, सेनेटर को पकड़ो। अध्याय 182 सेबू प्रांत में वायरस फैला। अध्याय 182 वायरस सेबू प्रांत में फैला। 2 सैनिक आगे बढ़े और वृद्ध सेनेटर को पकड़ लिया, जबकि अन्य सैनिकों ने महल के सुरक्षाकर्मियों को हस्तक्षेप करने से रोक दिया। मनीष चौधरी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बूढ़ा सेनेटर कार्यवाहक राष्ट्रपति को घूरते हुए चिल्लाया। उसने दोनों सैनिकों से छूटने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी बाहों को हिला भी नहीं सका। मुझे छोड़ दो मूर्खों, बूढ़े सेनेटर ने गुस्से में कहा। उसने पहले कभी इस तरह का व्यवहार नहीं देखा था। कुछ अधिकारी जो पुराने सेनेटर के मित्र थे, हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन कमांडिंग जनरल द्वारा लाए गए सशस्त्र सैनिकों ने उन्हें डरा दिया। पुराने सेनेटर को सम्मेलन कक्ष से बाहर निकाले जाने के बाद शांति लौट आई। हालांकि उच्च अधिकारी अब कार्यवाहक राष्ट्रपति से भयभीत थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उस समय के अच्छे स्वभाव वाले सेनेटर में वास्तव में एक दबंग पक्ष भी था। बैठक पुनः शुरू हुई और कार्यवाहक राष्ट्रपति के सुझावों का किसी ने विरोध नहीं किया। आश्रय स्थल के निर्माण और नागरिकों के पुनर्वास को मंजूरी दे दी गई। बैठक समाप्त होने के बाद मनीष चौधरी ने मीडिया से साक्षात्कार लेने से इनकार कर दिया और सीधे अपने कार्यालय चले गए। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा और करण को भी अपने साथ चलने को कहा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, जनरल रिवेरा। मनीष चौधरी ने एक कमजोर मुस्कान बिखेरी। हालांकि आश्रय परियोजना को पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें अपने कार्यों के कारण जल्द ही आलोचना का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वह पहले से ही इस मार्ग को अपनाने के लिए दृढ़ थे। N0 वेलर्स C0M लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने अपना सिर हिलाया। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, श्रीमान राष्ट्रपति। मैं केवल अपना काम कर रहा हूँ। मनीष चौधरी ने गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। पुराने सेनेटर इस योजना के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि इस परियोजना को पूरा करने के लिए जो इमारतें नष्ट की जाएंगी, उनमें से एक उनके परिवार की संपत्ति थी। मुझे विश्वास है कि बूढ़ा आदमी जल्द ही कुछ जवाबी उपाय करेगा। वह पहले से ही अपने सामने कठिन लड़ाई की कल्पना कर सकता था। ये सुनकर करण अचानक बोला, ये संभव नहीं होगा। मेरे अधीनस्थ उसके परिवार की देखभाल करेंगे। उसकी आवाज़ अविश्वसनीय रूप से ठंडी थी। कार्यवाहक राष्ट्रपति और यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा दोनों ही उसके शब्दों से अचंभित थे। आपका क्या मतलब है, सर करण? मनीष चौधरी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उन्हें चिंता थी कि करण कुछ ऐसा कर देगा जो कानून के खिलाफ होगा। करण ने उसे सीधे देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, बॉस ने मुझे उसे और उसके परिवार को कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य करने से रोकने के लिए अस्थायी रूप से हिरासत में लेने का आदेश दिया है। आपको केवल आश्रय स्थल बनाने पर ध्यान देना चाहिए। बाकी का काम हम कर लेंगे। आप उन्हें मारने वाले नहीं हैं, है ना? मनीष चौधरी ने गंभीर भाव से पूछा। किसी को मारना उसके विवेक के विरुद्ध था, इसलिए वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि करण उन्हें कुछ न कर दे। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कैसा व्यवहार करते हैं। मनीष चौधरी की बोलती बंद हो गई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। अंत में वह असहाय होकर केवल अपना सिर हिला सका। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने कहा, श्रीमान राष्ट्रपति, हमें ऐसे समय में नरमी नहीं बरतनी चाहिए। यदि हम उस बूढ़े सेनेटर सैक्सनम को खुली छूट दे देंगे, तो वह अंततः आश्रय के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा। भले ही हमें किसी को मारना पड़े, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें ऐसा करना ही होगा। कार्यवाहक अध्यक्ष उनकी बातें सुनकर चुप हो गए।
उनके लिए सब कुछ बहुत भारी हो गया था और अब उनका बातचीत करने का मूड नहीं था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप दोनों को विदा लेना चाहिए। मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको फ़ोन करूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने सिर हिलाया। आपको आराम करना चाहिए, श्रीमान राष्ट्रपति। अब हम विदा लेते हैं। वह उठ खड़ा हुआ और करण के साथ कार्यालय से बाहर चला गया। उनके जाते ही मनीष चौधरी ने उनकी बातों पर गहराई से विचार किया। हमारा मिशन यहाँ पहले ही पूरा हो चुका है। हमें अंतिम शहर लौट जाना चाहिए। राष्ट्रपति कार्यालय से बाहर निकलने के बाद करण ने कहा। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने अपना सिर हिलाया। ठीक है। जब वे गलियारे में चल रहे थे तो उनकी मुलाकात राष्ट्रपति के दाहिने हाथ वाले व्यक्ति से हुई, जो चेहरे पर चिंता के भाव लिए दौड़ रहा था। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि कोई बुरी खबर है। क्या कुछ चल रहा है? कमांडिंग जनरल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। करण ने अपना सिर हिलाया और कहा, चलो इसकी सूचना बॉस को दे देते हैं। उसने जवाब दिया। उन्हें जल्द ही पता चला कि महल के बाहर दर्जनों मीडियाकर्मी मौजूद हैं। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, उनके कैमरे चमक उठे। कुछ पत्रकार तो उनके पास तक आए और महल के अंदर की स्थिति के बारे में पूछा, लेकिन करण और लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा चुप रहे। पत्रकारों ने उनका पीछा किया, लेकिन उन्हें सैनिकों और मलाकांग महल के सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया। जल्द ही वे हेलीकॉप्टर से रवाना हुए और अंतिम शहर की ओर चल पड़े। जब वे पहुंचे तो रात के 10 बज चुके थे। दोनों आदित्य के कार्यालय गए और उन्होंने महल में हुई घटनाओं की जानकारी उसे दी। आदित्य ने अपनी नींद भरी आंखें मलते हुए कहा, कार्यवाहक राष्ट्रपति ने इस बार अच्छा काम किया। फिर उसने कमांडिंग जनरल की ओर देखा और उनसे कहा, जनरल, आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सेना भेजनी चाहिए। हमें अभी भी अपनी भविष्य की योजनाओं के लिए उनकी आवश्यकता है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। समझ गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने अपना सिर हिलाया। वह पहले ही इस तथ्य को स्वीकार कर चुका था कि वह अब आदित्य का अधीनस्थ था। वैसे मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। आदित्य ने लैपटॉप लिया और उन्हें एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई। यह एक ज़ॉम्बी हमले के बारे में था और वीडियो पर लोगों की भाषा से लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा को एहसास हुआ कि यह घटना उनके देश में हुई थी। ये कहाँ हुआ? उन्होंने आदित्य की ओर देखते हुए पूछा। ये घटना विसायस क्षेत्र के सैबू शहर में घटी। आदित्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। महारालिका के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, लुजोन, विसाया और मिंडानाओ। लुजोन सबसे ऊपर का क्षेत्र था और मिंडानाओ सबसे नीचे का क्षेत्र था, जबकि विसाया उनके बीच में था। आदित्य ने आगे कहा, ये कुछ घंटे पहले हुआ है और सैबू में स्थिति पहले से ही गंभीर है। इस समय लाखों लोग पहले से ही वायरस से संक्रमित हैं। मेरा मानना है कि कल तक सैबू प्रांत का आधे से अधिक हिस्सा वायरस से संक्रमित हो जाएगा। अध्याय 183 सैबू में बचाव दल भेजना। अध्याय 183 सैबू में बचाव दल भेजना। क्या? लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा इस बात से हैरान थे। आदित्य अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए कुर्सी पर झुक गया। महारालिका ने अपनी सीमाएं बंद करने में देर कर दी थी और पाकिस्तान से एक विमान आया था जो सैबू के हवाई अड्डे पर उतरा। पता चला कि उनमें से एक विमान वायरस से संक्रमित था और इसी से यह सारी गड़बड़ी शुरू हुई। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा का चेहरा उदास हो गया। मुझे याद है कि हमारी बचाव सूची में शामिल 2 शोधकर्ता सैबू में हैं। मैंने उन्हें ले जाने के लिए केवल 5 आदमी भेजे थे। वे 2 शोधकर्ता कौन हैं? आदित्य ने अपनी गोद में उंगलियां आपस में फंसाते हुए पूछा। जहां तक मुझे याद है, उनमें से एक वायरोलॉजिस्ट था और दूसरा वैक्सीनोलॉजिस्ट। मेरे अधीनस्थों के अनुसार वैक्सीनोलॉजिस्ट उन शोधकर्ताओं में से एक था जिन्होंने कुछ साल पहले कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाई थी। कमांडिंग जनरल ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर गंभीरता आ गई। हमें उन्हें ढूंढना होगा। उसने कमांडिंग जनरल की ओर देखा और पूछा, क्या आप अभी भी अपने आदमियों से संपर्क कर सकते हैं? यदि उनके पास अभी भी संचार उपकरण है तो हम उनसे संपर्क करने में सक्षम होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। आदित्य अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और बोला, जितनी जल्दी हो सके उनसे संपर्क करो। फिर उसने करण की ओर देखा और उससे कहा, करण, शौर्य को बता दो कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं और 50 सैनिकों को इकट्ठा करो जिन्हें शरीर को बढ़ाने वाले सीरम का इंजेक्शन दिया गया हो। N0 वेलर्स, C0M। हाँ मिस्टर सक्सेना। हाँ बॉस। आदित्य कमांडिंग जनरल के साथ कमांड सेंटर की ओर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने तुरंत सैबू में सैनिकों से संपर्क किया। मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा बोल रहा हूं, क्या आप कॉपी कर रहे हैं? आदित्य और कमांड सेंटर के अंदर मौजूद अन्य सैनिक हेडफोन के जरिए सुनते हुए गंभीर दिख रहे थे। घजट। दूसरी लाइन पर स्थैतिक आवाजें थीं जो दर्शाती थीं कि सिग्नल कमजोर था। घ ये सुनकर लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने राहत की सांस ली। मुझे सैबू का नक्शा दे दो।
उन्होंने अपने पास बैठे सैनिकों से कहा। सैनिक ने जल्दी से अपनी मेज पर रखे दस्तावेजों के ढेर से एक नक्शा उठाया और कमांडिंग जनरल को सौंप दिया। कमांडिंग जनरल ने मानचित्र को देखा और जल्दी से बुसे को ढूंढ लिया। ये वही स्थान था जिसका उल्लेख सैनिक ने किया था। मानचित्र पर एक नज़र डालने के बाद उन्होंने सेबू में सैनिक से बात की। सैनिक, वीआईपी को अपने वर्तमान स्थान से 1.7 किलोमीटर पूर्व में विस्टा टॉवर पर ले जाएं। वहीं रुकें और बचाव दल के आने का इंतजार करें। तारानकन घहज्जत। तारानकन, हाँ जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने आदित्य की ओर देखा और कहा, मिस्टर सक्सेना, हमें उनकी मदद के लिए एक बचाव दल भेजना होगा। आदित्य ने सिर हिलाया। मैंने पहले ही करण से उन्हें यहाँ लाने के लिए कहा है। वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। सेबू में सैनिकों ने अपनी ओर से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं दी। इसका मतलब है कि वे अभी भी स्थिति को संभाल सकते थे। हालांकि उन्हें बचाव के लिए एक टीम भेजनी पड़ी क्योंकि उनके पास गोलियां और राशन खत्म हो रहे थे। कुछ ही देर बाद करण शौर्य और काल के साथ कमांड सेंटर में प्रवेश कर गया। बॉस, उन्होंने आदित्य के आगमन पर उनका स्वागत किया। सैनिक कहाँ हैं? आदित्य ने करण की ओर देखते हुए पूछा। वे कमांड सेंटर के बाहर आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं, करण ने जवाब दिया। अच्छा, चलो चलें। आदित्य समूह को कमांड सेंटर से बाहर ले गया और उन्होंने देखा कि 50 सैनिक बाहर एकदम सही संरचना में खड़े थे। आदित्य ने उन्हें संक्षेप में देखा और प्रसन्न भाव से अपना सिर हिलाया। ये सैनिकों का पहला बैच था जिसे शरीर को बढ़ाने वाले सीरम का इंजेक्शन लगाया गया था। उनकी शारीरिक क्षमता पहले से ही सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी और वे आभासी दुनिया में कठिन प्रशिक्षण से भी गुजरे थे। अकेले कौशल के आधार पर वे पहले से ही ओलेवेंडे यूनिट के समान स्तर पर थे। शौर्य, तुम इस टीम का नेतृत्व करोगे और काल तुम्हारा डिप्टी होगा। तुम्हारा काम सेबू में फंसे हमारे साथियों को बचाना है। मिशन के दौरान तुम्हें 2 वीआईपी लोगों की भी सुरक्षा करनी है। एक बार जब तुम उन्हें सुरक्षित कर लो तो उन्हें वापस यहाँ ले आओ। आदित्य ने शौर्य और काल से कहा। हाँ बॉस, दोनों ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। आप इस मिशन के लिए 2 ब्लैक ड्रैगन हमला हेलीकॉप्टर ला सकते हैं। अब जाओ। 2 हवाई जानवरों के साथ आदित्य का मानना था कि वे मिशन के बाद सुरक्षित रूप से वापस लौटने में सक्षम होंगे। हाँ बॉस, शौर्य और काल ने तुरंत 50 विशिष्ट सैनिकों को खुले मैदान की ओर जाने का आदेश दिया जहां हमलावर हेलीकॉप्टर खड़े थे। उन्हें जाते हुए देखकर लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने अचानक पूछा, मिस्टर सक्सेना, क्या वे इस बचाव अभियान के लिए पर्याप्त होंगे? ये सुनकर आदित्य ने हंसते हुए कहा, आप उन्हें बहुत कम आंक रहे हैं। वे अपने साथ एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लाए हैं ताकि हम उन्हें कार्रवाई करते हुए देख सकें। आदित्य ने कमांडिंग जनरल के कंधों को धीरे से थपथपाया। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा अभी भी चिंतित थे। हालांकि उन्हें पता था कि वे सैनिक कुलीन थे, लेकिन इस बार मिशन अलग था। उन्हें लाखों निडर नरभक्षी जानवरों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वे कितने भी सक्षम क्यों न हो। क्या वे एक साथ इतने सारे ज़ॉम्बी से निपट पाएंगे? आदित्य ने कमांडिंग जनरल के चिंतित चेहरे को देखा, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि शौर्य की टीम मिशन पूरा कर लेगी। इस बीच शौर्य और काल बचाव दल को सेबू प्रांत की ओर ले गए, जो उनके वर्तमान स्थान से 900 मील दूर था। ब्लैक ड्रैगन हमलावर हेलीकॉप्टर की अधिकतम गति लगभग 450 मील प्रति घंटा थी, इसलिए वे 2 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। इस समय लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा और आदित्य सेबू में 5 सैनिकों के साथ संचार बनाए रखने के लिए कमांड सेंटर में लौट आए। उन्होंने दोनों शोधकर्ताओं की स्थिति के बारे में भी पूछा। अध्याय 184 माधव और एस्कॉर्ट यूनिट बुसे, सेबू प्रांत के जंगलों में। हमारी गोलियां खत्म हो रही हैं। माधव ने अपने गोला बारूद का निरीक्षण करते हुए बुदबुदाया। उन्हें अपना वजन हल्का करने के लिए अपने कुछ बैग भी छोड़ने पड़े और उन बैगों में राशन था। इस समय उनके पास केवल 1 दिन का राशन बचा था। वे जंगल में भोजन की तलाश कर सकते थे, लेकिन ये बहुत खतरनाक था। जंगल में बहुत सारे ज़ॉम्बी सेक्शन खेल रहे थे और वे कुछ घंटे पहले ही एक लहर से बचकर निकले थे। सर, मुख्यालय ने क्या कहा? एक सैनिक ने कैंटीन से पानी की एक घूंट लेने से पहले पूछा। माधव इस छोटी टीम का नेता था और उसकी सैन्य रैंक सार्जेंट थी। उनका काम 2 शोधकर्ताओं को अंतिम शहर तक वापस ले जाना था, लेकिन लाशों के अचानक प्रकट होने से उनके लिए चीजें मुश्किल हो गईं। वे चाहते हैं कि हम अपने वर्तमान स्थान से 1.7 किलोमीटर पूर्व में विस्टा टॉवर की ओर बढ़ें। मैंने कमांडिंग जनरल से बात की और उन्होंने कहा कि बैकअप बल पहले से ही यहां आ रहा है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। यह सुनकर चारों सैनिकों के चेहरे पर कठोरता आ गई। विस्टा टॉवर की ओर जाने वाला रास्ता खतरों से भरा था और वहां कुछ लाशें बिखरी पड़ी थीं। अपने साथियों के उदास चेहरों को देखते हुए माधव ने कहा, हमें बस इसे पूरा करना है।
मुझे नहीं लगता कि मुख्यालय हमें छोड़ देगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि उन्हें इन 2 शोधकर्ताओं की मदद की ज़रूरत है। उसने नीले लैब कपड़े पहने 2 लोगों को देखा। उनमें से एक थोड़ा मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जिसने चश्मा पहना हुआ था, जबकि दूसरा एक बूढ़ा आदमी था जिसके सिर पर सफ़ेद बाल थे। चारों सैनिकों के चेहरे पर हल्कापन आ गया और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। अपनी शर्ट फाड़कर जूतों में लपेट लो। इससे चलते समय होने वाली आवाज़ कम हो जाएगी। हमें अब जाना चाहिए। हो सकता है कि ज़ॉम्बी हमें जल्द ही खोज लें। माधव ने अपनी शर्ट को 2 टुकड़ों में फाड़ते हुए कहा। फिर उसने अपनी शर्ट के फटे हुए टुकड़ों को जूतों में लपेट लिया। बाकी लोगों ने उसकी सलाह मान ली। माधव उन्हें सुरक्षित रूप से इस स्थान पर ले आया, इसलिए उन्होंने उसके निर्णय पर भरोसा किया। जब सबका काम खत्म हो गया तो माधव ने कहा, चलो चलें। वे चुपचाप जंगल से गुजरे। उन्हें कुछ आवारा लाशें मिलीं, लेकिन माधव ने उनसे कहा कि वे ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए अपनी बंदूकें इस्तेमाल न करें। वे केवल 3 हैं। गेराल्ड, शेल्डन, अपनी राइफलों में चाकू लगाओ। हम उन्हें करीब से मारेंगे। सावधान रहो कि कांटे या खरोंचे न जाओ। तुम दोनों यहीं रहो और वीआईपी की रक्षा करो। हाँ सर। N0 वेलर्स, C0M माधव और 2 अन्य सैनिक धीरे धीरे सेक्सनेमिंग लाश की ओर बढ़े। लाश में से एक की ओर बढ़ने से पहले उसने दोनों को हाथ का इशारा किया। हालांकि इससे पहले कि वह ज़ोंबी के करीब पहुंच पाता, उसने अचानक पलटकर उस पर गुर्राहट की, अपने तीखे दांत दिखाते हुए। ज़ोंबी अपने पंजे लहराते हुए उसकी ओर झपटा। क्या इसने मुझे कैसे देखा? क्या इसकी सूंघने की शक्ति भी तीव्र है? माधव को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपनी राइफल उठाई और उसमें लगे चाकू को ज़ोंबी के सिर की ओर निशाना बनाया। पहले ज़ोंबी से लड़ने के बाद उसने देखा कि उनकी कमजोरी उनका सिर था। जब तक वह मस्तिष्क को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता था, तब तक ज़ोंबी मारा जा सकता था। हाँ, उसने बड़बड़ाते हुए अपनी राइफल आगे बढ़ाई। पुची, चाकू ज़ोंबी के सिर में साफ घुस गया, जिससे वह तुरंत मर गया। इस बीच अन्य 2 सैनिकों को कुछ परेशानी हो रही थी, लेकिन वे भी बिना घायल हुए अपने लक्ष्यों को मारने में कामयाब रहे। क्या तुम दोनों ठीक हो? माधव ने उन्हें सिर से पैर तक देखते हुए पूछा। ज़ोंबी वायरस बहुत संक्रामक था और वायरस को फैलाने के लिए सिर्फ एक काटने से ही काफ़ी था। मैं ठीक हूँ। मैं भी। अच्छा, चलो सावधानी से आगे बढ़ते हैं। माधव ने राहत की सांस ली। वह अपने आदमियों को खोना नहीं चाहता था। ये लोग उसके भाई थे और वह नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ हो। समूह धीरे धीरे विस्टा टॉवर की ओर बढ़ गया। रास्ते में उन्हें और अधिक लाशों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे उन्हें आसानी से खत्म करने में कामयाब रहे। हालांकि लाशें डरावनी लग रही थीं, उनमें गतिशीलता की कमी थी, इसलिए उनके लिए कुछ बिखरे हुए लोगों को संभालना काफ़ी आसान था। वे काफ़ी भाग्यशाली थे कि अब कोई भीड़ नहीं थी, अन्यथा यह उनके लिए एक कठिन पीछा होता क्योंकि वे लगभग गोलियों से बाहर थे। 1 घंटे से अधिक चलने और 5 से अधिक बार रास्ता बदलने के बाद अंततः उन्हें अपने आगे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग दिखाई दी। हम पहले से ही करीब हैं और बैकअप जल्द ही आ जाएगा। माधव के शब्दों ने सभी की उम्मीदें जगा दीं। वे लगभग 10 मिनट तक और चले जब उनका सामना एक ऐसे ज़ॉम्बी से हुआ जो असामान्य था। ये सामान्य ज़ॉम्बी से दोगुना आकार का था और इसकी भुजाएं मोटी और मांसल थीं। इसके चारों ओर 20 से अधिक ज़ॉम्बी भी थे। करीब से देखने पर उन्होंने पाया कि ये लाशें वास्तव में कुछ बदकिस्मत इंसानों पर दावत उड़ा रही थीं। उनमें से एक अभी भी जीवित था और वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। हाय LLPPP, आह! माधव और अन्य लोग केवल ये देख सकते थे कि लाशें उस बदकिस्मत आदमी को कैसे खा गईं। ये दृश्य इतना विभत्स था कि दोनों शोधकर्ताओं को घृणा से उबकाई आने लगी। यहाँ तक कि माधव के अधीनस्थों ने भी इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। अचानक विशालकाय ज़ोंबी ने हिलना बंद कर दिया और उसने अपनी नाक ऊपर की ओर बढ़ाई, हवा को सूंघते हुए। माधव ने जब ये देखा तो उसे बुरा लगा। उसने अपना सिर पीछे घुमाया और देखा कि मोटा शोधकर्ता लाल चेहरे के साथ उल्टी कर रहा है। बकवास! क्या उस आदमी ने अपनी उल्टी सूंघी? कितनी तेज सूंघने की शक्ति है उसकी! उन्होंने हमें खोज लिया है। जल्दी करो, टावर की ओर बढ़ो, मैं उनकी गति धीमी कर दूंगा। माधव ने समूह की ओर चिल्लाते हुए कहा। महोदय, तुम लोग क्यों हिचकिचा रहे हो? हटो! माधव ने भयंकर नज़र से चिल्लाया। फिर उसने अपनी नज़र वापस उस विशालकाय ज़ोंबी पर घुमाई। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह पहले से ही उनकी जगह की ओर दौड़ रहा था। सर, कृपया सुरक्षित वापस आइए, सैनिकों ने उस पर चिल्लाते हुए कहा और फिर वे टावर की ओर दौड़ पड़े। माधव ने विशालकाय ज़ोंबी को घूरते हुए अपनी राइफल उठाए और कहा, आओ मेरे पास कमीने। अध्याय 185 बलिदान। उसने ट्रिगर खींचा और अपनी आखिरी गोलियां उस विशालकाय ज़ोंबी की ओर दाग दीं।
हाँ, माधव ने भयंकर नज़र से चिल्लाया। उसने ज़ॉम्बी के सिर पर निशाना साधा, लेकिन उसने खुद को बचाने के लिए अपनी मोटी भुजाएं ऊपर उठा लीं। उसकी गोलियां विशालकाय ज़ॉम्बी की भुजाओं पर लगीं, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। ज़ॉम्बी ने एक विद्रोही सक्सेनार की आवाज़ निकाली और एक बड़ा पत्थर उठाया और माधव की ओर फेंका। शट अप, माधव ने गाली देते हुए कहा और जल्दी से एक तरफ कूद गया। टकराना, विशाल पत्थर उसी जगह पर टूट गया जहां वह आखिरी बार खड़ा था। माधव के दिल में ठंडक महसूस हुई जब उसने अपनी नज़र फिर से उस विशालकाय ज़ॉम्बी पर घुमाई। आखिर यह आदमी कितना ताकतवर है। अपने शिकार को मारने में विफल होने के बाद विशालकाय ज़ॉम्बी गुस्से से माधव की ओर झपटा। उसने अपना दाहिना हाथ भींच लिया, उसकी बांह पर नसें उभर आईं। फिर उसने एक शक्तिशाली मुक्का मारा जिससे हवा में तीव्र उतार चढ़ाव होने लगा। माधव ने अपना शरीर बगल की ओर घुमाया, जिससे वह विनाशकारी प्रहार से बाल बाल बच गया। झपटता मुक्का मारने की ताकत ने उसे सदमे में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अरे, ये चीज़ इंसान से भी तेज चलती है। ये किस तरह का ज़ॉम्बी है? माधव ने जल्दी से अपनी राइफल पकड़ी और टॉवर की ओर दौड़ा। मुझे उन्हें भागने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए था। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, अन्यथा मैं इस जानवर का भोजन बन जाऊंगा। उसके सामने सामान्य लाशें थीं, लेकिन उसने सटीक रूप से उनके सिर में गोली मारकर उन्हें मार गिराया। भागते समय उसने अपनी बची हुई गोला बारूद की जांच की। उसने पाया कि उसके पास केवल 2 मैगजीन ही बची हैं। ये पर्याप्त होना चाहिए, उसने मन ही मन कहा। गोलियों की आवाज़ सुनकर और अधिक लाशें उसकी ओर आकर्षित हुईं और वे सब उसकी ओर झुंड में आ गए। चारों ओर से घिर जाने पर माधव ने अपने सामने खड़े लाशों को मारने के लिए अपनी बची हुई गोलियां खाली कर दीं। 7 लाशें गिर गईं, जिससे उसे भागने के लिए एक संकरा रास्ता मिल गया। उसने राइफल फेंकने से पहले अपनी राइफल से जुड़ा चाकू पकड़ लिया। टावर के धातु के दरवाजे पहले से ही उसकी नज़र में थे। उसने लाशों से बचते हुए पूरी ताकत से दौड़ लगाए। पहले से चल रही दौड़ से उसकी छाती भारी हो गई थी, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपना रास्ता रोक रहे लाशों को धक्का दिया और लात मारी, लेकिन एक लाश उसके हाथ को खरोंचने में कामयाब हो गई। माधव का चेहरा उतर गया जब उसने अपने दाहिने हाथ में झुनझुनी दर्द महसूस किया। उसने देखा कि 3 पंजे वाले माधव से खून टपक रहा है। नहीं, उसने अपने दिल में चिल्लाया, सर, जल्दी से अंदर आइए। उसने अपने अधीनस्थों की आवाज़ें और गोलियों की आवाज़ें सुनी। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि उसके 4 साथी उसका पीछा कर रहे लाशों को गोली मार रहे हैं। माधव दांत पीसता हुआ आधे खुले गेट की ओर लपका। उसके अंदर जाते ही उसके मातहतों ने जल्दी से गेट बंद कर दिया। अंदर जाओ, उनके बीच एक राक्षस है, हम उसे संभाल नहीं सकते। माधव चिल्लाया और खड़ा हो गया। हाँ सर। वे जल्दी से टॉवर के अंदर चले गए। माधव ने अपना सिर घुमाया और देखा कि विशालकाय ज़ॉम्बी अपने नंगे हाथों से धातु के गेट को तोड़ रहा है। टकराना, रोआर। इसने एक उग्र सक्सेनार को छोड़ा और उनकी ओर अपना रास्ता बुलडोजर से चलाया। कुछ लाशें जो इसके रास्ते को अवरुद्ध कर रही थीं, उन्हें दूर फेंक दिया गया। माधव ने जल्दी से टॉवर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया और अपने आदमियों को ऊपरी मंजिलों की ओर ले गया। शोधकर्ता कहाँ हैं? उसने अपनी घायल बांह को ढकते हुए पूछा। वे छत की ओर जा रहे हैं। उनके एक अधीनस्थ ने उनके घाव को देखा। सर, क्या आप उनके कारण घायल हुए थे? उसने पूछा। बाकी तीनों ने चिंतित होकर उसकी ओर देखा। माधव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। कोई बात नहीं, अगर मुझे लगा कि मैं ज़ॉम्बी बनने वाला हूं तो मैं खुद को मार लूंगा। वह बुदबुदाया। उसकी बातें सुनकर चारों सैनिक चुप हो गए। मुझे ऐसे मत देखो, कौन जानता है, शायद मैं ऐसा न बनूं। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें ऊपर ले गया। बिजली चली गई थी और लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ा। सैनिक मिश्रित भावों के साथ उसके पीछे चले। ऊपर जाते समय भी वे निचली मंजिलों पर हो रही हलचल सुन सकते थे। वे मेरे खून की गंध के कारण ही हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आए होंगे। माधव ने उनके नीचे देखते हुए कहा। वह विशालकाय ज़ॉम्बी की क्रोधित सक्सेनार को सुन सकता था। तुम लोग जाओ और शोधकर्ताओं की रक्षा करो, मैं उन्हें ले जाऊंगा, माधव ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। सर, N0 वेलर्स C0M, मुझे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माधव ने सिर हिलाया। यह आखिरी काम है जो मैं तुम लोगों के लिए कर सकता हूँ। अब जाओ। ये शब्द कहने के बाद माधव नीचे गया और लाश का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाया। चारों सैनिकों की आंखें लाल हो गईं जब उन्होंने उसकी पीठ देखी। माफ कीजिए सर, वे ऊपर की ओर जाते हुए चिल्लाए। इस बीच माधव सभी लाशों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बीच की मंजिल पर चला गया। मैं यहाँ हूँ, तुम कुत्तियाँ।
जब वह दालान से भाग रहा था तो अचानक उसके सामने एक जोरदार धमाका गूंजा। यह विशालकाय ज़ोंबी था। माधव ने पीछे देखा तो गलियारे में दर्जनों लाशें भरी पड़ी थीं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। माधव ने अपनी नज़र फिर से उस विशालकाय ज़ोंबी की ओर घुमाए और मुस्कुराते हुए अपनी बेल्ट पर लगे ग्रेनेड को पकड़ लिया। मैं तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाऊंगा, वह चिल्लाया और विशालकाय ज़ोंबी की ओर दौड़ते हुए ग्रेनेड की पिन खींची। मानो उसकी उत्तेजक निगाहों से क्रोधित होकर विशालकाय ज़ॉम्बी सक्सेना ने अपना हाथ उठाया और फिर उस पर एक मुक्का मारा। रोआर हा! माधव जोर से चिल्लाया। उसने अपना शरीर घुमाया लेकिन वह अभी भी ज़ोंबी के घूंसे से घायल था। कोई विकल्प न होने के कारण वह केवल ज़ोंबी की ओर ग्रेनेड फेंक सकता था। बूम! सैनिकों और दोनों शोधकर्ताओं को उस समय झटका लगा जब उन्होंने बीच की मंजिल से जोरदार विस्फोट की आवाज़ सुनी। दोनों शोधकर्ताओं ने देखा कि विस्फोट की आवाज़ सुनकर चारों सैनिक रो रहे थे। उन्होंने लापता टीम लीडर के बारे में सोचा और बिंदुओं को जोड़ा। अधेड़ उम्र के शोधकर्ता ने फर्श पर गिरते समय गहरी सांस ली। उसने अपना चश्मा उतारा और पैंट के कपड़े से लेंस साफ किया। बूढ़े शोधकर्ता ने दूसरी ओर देखा और भारी आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। अध्याय 186 मौत से करीबी मुठभेड़। जब समूह शोक में डूबा हुआ था तो उन्होंने अचानक इमारत के नीचे से एक जोरदार सक्सेनार की आवाज़ सुनी। एक सैनिक छत के किनारे पर चला गया और नीचे की स्थिति को घूरने लगा। हे भगवान! जब उसने इमारत के चारों ओर सैकड़ों लाशों को देखा तो वह घबराकर चिल्लाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पहले वाला विशालकाय ज़ोंबी अभी भी जीवित था। उसका शरीर चोटों से ढका हुआ था और उसकी छाती का एक बड़ा हिस्सा खून से लथपथ था। क्या हुआ? अन्य लोगों ने भी ऊपर देखा और जब उन्होंने नीचे लाशों को देखा तो वे भयभीत हो गए। वे विस्फोट की वजह से आकर्षित हुए होंगे, मोटे शोधकर्ता ने अपने चश्मे का रिम ठीक करते हुए कहा। वास्तव में मैंने देखा है कि ये लाशें शोर के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और उनमें गंध की तीव्र भावना भी है। जल्द ही वे हमें यहाँ पालेंगे, बूढ़े शोधकर्ता ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। शोधकर्ताओं के शब्दों ने सैनिकों को भौंचक्का कर दिया। उनका टीम लीडर मर चुका था और उनकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। इसके अलावा वे इमारत की छत पर फंस गए थे और उनके पास केवल एक दिन का राशन बचा था। चलो मुख्यालय से संपर्क करें, गेराल्ड ने अपना संचार उपकरण पकड़ते हुए कहा। तारांकन घ सहायता आपके स्थान पर आ रही है। वे 20 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। तब तक प्रतीक्षा करें और शोधकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यही उत्तर उन्हें मुख्यालय से मिला। गेराल्ड का चेहरा पीला पड़ गया लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। 20 मिनट। रोआर! इमारत के नीचे हलचल तेज हो गई और वे लाशों को इमारत की ओर जाते हुए सुन सकते थे। गेराल्ड, वे लगभग आ ही गए हैं, एक सैनिक ने सूचना दी। गेराल्ड ने कठोर नज़र से सीढ़ियों की ओर रुख किया। वे लगभग आ ही गए हैं। जल्दी करो, सीढ़ियों को रोकने के लिए कुछ ढूंढो। हमें 20 मिनट तक रुकना होगा। उनके आते ही हम यहाँ से भाग सकते हैं। समूह तुरंत कार्रवाई में जुट गया। जो कुछ भी उन्हें मिला उन्होंने उसे उठाकर सीढ़ियों की ओर फेंक दिया ताकि अवरोध उत्पन्न हो सके। जल्द ही लाशें उनके करीब आ रही थीं। वे उनकी गुर्राहट और भारी कदमों की आवाज़ से यह बता सकते थे। अपने हथियार निकालो, गेराल्ड ने चिल्लाते हुए अपनी राइफल दरवाजे की ओर तान दी। तीनों सैनिकों ने अपने हथियार दरवाजे की ओर तान दिए। उनके चेहरे कठोर और ठंडे थे। इस बीच दो शोधकर्ताओं ने खुद को बचाने के लिए कुंद हथियार पकड़ रखे थे। अचानक दरवाज़ा जोर से पीटने की आवाज़ें आईं। टकराना, बैंग बैंग। वे यहाँ हैं। गेराल्ड ने अपनी बंदूक के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगली ट्रिगर खींचने के लिए तैयार थी। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही लाश ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, दरवाजे पर धमाके की आवाज़ें तेज हो गईं। दरवाजे की सतह पर गड्ढे दिखाई देने लगे और देखने से ऐसा लग रहा था कि वह टूटने के करीब पहुंच चुका था। टकराना, दरवाजा तोड़ा गया और पहली चीज जो उन्होंने देखी वह खूनी विशालकाय ज़ोंबी था। उसका चेहरा मानव जैसा क्रोध से भरा हुआ था और उसकी बाहों की नसें उभरी हुई थीं। फायर! गेराल्ड ने ट्रिगर खींचते हुए चिल्लाया। रटाटाटाटाटाटा, रटाटाटाटाटाटा। सैनिकों ने विशालकाय ज़ोंबी पर गोली चलाई क्योंकि वह समूह के लिए सबसे अधिक खतरा था। विशालकाय ज़ोंबी ने अपनी भुजाएं उठाईं और अपने सिर को उनकी गोलियों से बचा लिया। वह भी उन पर बेतहाशा हमला किया और साथ ही सक्सेनार भी भयंकर तरीके से हमला किया। रोआर! फैल जाओ, गेराल्ड ने समूह की ओर चिल्लाते हुए अपनी बेल्ट से ग्रेनेड निकाला। फिर उसने पिन खींची और ग्रेनेड को विशालकाय ज़ोंबी की ओर फेंकते हुए चिल्लाया। आवरण में आ जाओ। बाकी लोगों को तुरंत समझ में आ गया कि वह क्या योजना बना रहा था और वे सभी अपने सिर को ढकते हुए जमीन में कूद पड़े।
ग्रेनेड विशालकाय ज़ॉम्बी की ओर उड़ गया और गेराल्ट को आश्चर्य हुआ जब उसने अपने हाथ के एक झटके से ग्रेनेड को हवा में उछाल दिया। बूम! ग्रेनेड उनके ऊपर फटा। यह क्या चीज़ है? गेराल्ट ने अपनी राइफल उठाते हुए कहा। रटाटाटाटा! जब गेराल्ट विशालकाय ज़ॉम्बी को रोके हुए था तब अन्य सैनिकों ने छत पर घुसने वाले सामान्य ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। मैं इस मादरचोद को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता, गेराल्ट ने दांत पीसते हुए चिल्लाया। सैनिकों ने उसकी बातें सुनी, लेकिन वे अन्य ज़ॉम्बी से निपटने में बहुत व्यस्त थे। यहाँ तक कि 2 शोधकर्ताओं को भी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कभी कभी वे उन ज़ॉम्बी के सिर को कुचल देते जो उनके करीब जाते थे। टोको 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 टोको। जब लोगों ने हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी तो सभी ने अपनी निगाहें घुमा लीं। उन्होंने 2 काले हेलीकॉप्टरों को अपनी ओर उड़ते देखा। समर्थन यहाँ है, बस सब लोग रुकें, गेराल्ट चमकती आंखों से चिल्लाया। हमलावर हेलीकॉप्टरों को देखकर सभी की आंखें आशा से चमक उठीं। गेराल्ट ने क्षण भर के लिए अपना ध्यान खो दिया और विशालकाय ज़ॉम्बी ने उसे मुक्का मार दिया, जिससे वह एक रैगडॉल की तरह उड़ गया। कुछ बार पलटने के बाद वह दर्द से कराह उठा। उसका बायां कंधा अजीब तरह से लटक रहा था, जो ये दर्शाता था कि उसकी हड्डी उखड़ गई है। खांसी, खांसी, खांसी! गेराल्ट! सभी चिल्ला उठे जब उन्होंने देखा कि उसे एक ही मुक्का मारकर फेंक दिया गया। गेराल्ट ने उठने के लिए संघर्ष किया। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि विशालकाय ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं। उसके करीब पहुंचने के बाद विशालकाय ज़ॉम्बी ने अपना हाथ उठाया और उसकी ओर एक और मुक्का मारा। गेराल्ट, सावधान! नहीं! गेराल्ट उठना चाहता था, लेकिन उसे पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। वह केवल अपने चेहरे पर विशाल मुट्ठी को देख सकता था। अचानक एक आकृति आसमान से नीचे गिरी और विशालकाय ज़ॉम्बी के शरीर से टकराकर उसे जमीन पर गिरा दिया। गेराल्ट ने धूल और मलबे से अपनी आंखें ढक लीं। क्या तुम ठीक हो? उसने एक अपरिचित आवाज़ सुनी जो उससे बात कर रही थी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि सुनहरे बाल और ऊंचे शरीर वाला एक आदमी विशालकाय ज़ॉम्बी के शरीर के ऊपर खड़ा था। अध्याय 187 ज़ॉम्बीफाइड। माधव, मैं ठीक हूँ। गेराल्ट किसी तरह जवाब देने में सफल रहा। यह अच्छी बात है, यहीं रुको, बाकी का हम ध्यान रखेंगे, आदमी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। जल्द ही और अधिक सैनिक हेलीकॉप्टरों से नीचे कूद पड़े और उन्होंने तेजी से लाशों का सफाया कर दिया। सर, हमारे टीम लीडर ने हमारी रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। मुझे नहीं पता कि आप अभी भी उसका शव प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, लेकिन कृपया सर, गेराल्ट के साथियों में से एक ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे नेता के शव की तलाश के लिए किसी को भेजूंगा। शौर्य ने सिर हिलाया। फिर उसने अपने अधीनस्थों की ओर देखा और कहा, उन्हें हेलीकॉप्टर में ले जाओ और उनकी चोटों का इलाज करो। ये देखने के लिए उनकी प्रारंभिक जांच करो कि कहीं वे वायरस से संक्रमित तो नहीं हैं। जी श्रीमान। शौर्य के नेतृत्व में विशिष्ट सैनिक कार्रवाई में जुट गए। उन्होंने गेराल्ट के समूह को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया और उनकी चोटों का उपचार किया। इस बीच शौर्य ने अपनी पीठ पर बंधी सैक्सन तलवार पकड़ ली। ये वह हथियार था जिसे उसने आदित्य से मांगा था और आदित्य ने जल्दी से उसके लिए एक उपयुक्त तलवार खोजी। ये सैक्सन तलवार उसकी पसंद के अनुरूप थी, इसलिए उसने इसे उन दर्जनों तलवारों में से चुना जो आदित्य ने उसके लिए खरीदी थीं। शौर्य ने अपनी तलवार घुमाई और अपने रास्ते में आने वाले लाशों के सिर को आसानी से काट दिया। उसके पीछे खड़े श्रेष्ठ सैनिकों को अपने हथियार चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जब वे संकरी सीढ़ियों में दाखिल हुए तो शौर्य को अपनी बंदूक का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जगह इतनी छोटी थी कि वह अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। पूरी इमारत की तलाशी लें और अपने टीम लीडर की लाश की तलाश करें। अगर वह ज़ॉम्बी बन गया है तो उसे तुरंत मौत दे दो, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया। जी श्रीमान। जब शौर्य और विशिष्ट सैनिक इमारत की तलाशी ले रहे थे तब गेराल्ट के समूह का निरीक्षण हेलीकॉप्टर पर सवार सैनिकों द्वारा किया जा रहा था। तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी? गेराल्ट को प्राथमिक उपचार देने वाले सैनिक ने धीमी आवाज में पूछा। गेराल्ट दर्द से मुंह बनाया, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, विशाल ज़ॉम्बी। इसने मुझे मुक्का मारा। सिपाही ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। हालांकि गेराल्ट के साथी चिंतित थे। सर, चिंता मत कीजिए, वह संक्रमित नहीं है, मैं आपको इसका आश्वासन देता हूँ। ये सही है, हम कुछ घंटों पहले से ही ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे और हमने देखा कि वायरस केवल काटने और खरोंच के माध्यम से ही फैलता है। गेराल्ट का इलाज कर रहे सैनिक ने उन्हें घूरते हुए कहा, शांत रहो, मैं बस कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। जब तुम लोगों को बेस पर वापस ले जाया जाएगा तो तुम्हें 3 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। डॉक्टर यह भी जांच करेंगे कि तुम संक्रमित हो या नहीं।
सर, हम नहीं हैं। गेराल्ड ने कमजोरी से अपना हाथ उठाया और कहा, कोई बात नहीं, हम आपकी व्यवस्था का पालन करेंगे। वह जानता था कि नेताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए सोचा होगा कि वायरस बेस तक न फैले। माधव के शरीर की खोज में उन्हें जितना अनुमान था उससे अधिक समय लगा, और जब उन्होंने उसे खोजा तो वह पहले ही एक ज़ोंबी में बदल चुका था। शौर्य ने ज़ोंबी बने माधव को घूरते हुए कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। उसके शब्द सुनकर सैनिकों ने अपने हथियार नीचे कर दिए। शौर्य ने अपनी तलवार म्यान में रखी और अपने दाहिने पैर में बंधा खंजर पकड़ लिया। फिर वह धीरे धीरे माधव की ओर बढ़ा और खंजर से उसके सिर पर वार कर दिया। शौर्य ने माधव की लाश पकड़ ली और उसे ले जाते हुए कहा, चलो चलें। अचानक आदित्य ने ईयरपीस के माध्यम से उससे बात की, विशाल ज़ोंबी की लाश ले लो और इसे यहाँ वापस लाओ। नवंबर LUSB 60M। ये सुनकर शौर्य ने सिर हिलाया। हाँ बॉस, ऊपर के लोगों से कहो कि वे उस विशालकाय ज़ोंबी की लाश वापस ले आएं। बॉस ने कहा है कि हमें उसे आखिरी शहर में वापस लाना होगा। शौर्य ने अपने अधीनस्थों से कहा, जी श्रीमान, अंतिम शहर के कमांड सेंटर के अंदर। मिस्टर सक्सेना, आप क्यों चाहते हैं कि वे एक ज़ॉम्बी लाश को यहाँ लाएं? लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने गंभीर भाव से पूछा। उन्हें लगा कि एक ज़ॉम्बी लाश को वापस लाना अच्छा विचार नहीं था। आदित्य ने कमांडिंग जनरल को घूरते हुए जवाब दिया, हमें वायरस का अध्ययन करने के लिए एक नमूने की आवश्यकता है। वह विशालकाय ज़ोंबी हमारे शोधकर्ताओं के लिए एक अच्छा नमूना होगा। वास्तव में मुझे लगता है कि हमें भविष्य में और अधिक ज़ोंबी लाशें लाने की आवश्यकता होगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा को नहीं लगा कि आदित्य ने पहले से ही बहुत आगे के बारे में सोचा था। मैं समझता हूँ, लेकिन हमें उनसे निपटने में सावधानी बरतनी चाहिए। बेशक, आदित्य ने सिर हिलाया। इसीलिए मैंने दी गुज़मान परिवार से हमारी प्रयोगशाला एक अलग द्वीप पर बनवाई है, ताकि आप निश्चिंत रहें, जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। आप सचमुच बुद्धिमान हैं, मिस्टर सक्सेना। आदित्य शर्म से लाल हो गया। यह विचार उसके दिमाग में नहीं आया था। प्रयोगशाला को एक अलग द्वीप पर बनाने की योजना वैदेही की थी। हालांकि आदित्य ने इस मामले को स्पष्ट नहीं किया और वह केवल कमांडिंग जनरल को देखकर मुस्कुराया। आप शौर्य के बारे में क्या सोचते हैं, जनरल? उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। ये सुनकर कमांडिंग जनरल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। सेबू में समूह को बचाने के लिए भेजी गई सहायता टीम रिकॉर्डिंग उपकरणों से लैस थी, इसलिए कमांड सेंटर के अंदर मौजूद हर व्यक्ति ने उनकी हर हरकत देखी। भयानक ज़ॉम्बी का सामना करते समय कुलीन सैनिक भी घबराए नहीं। उन्होंने बस उन्हें एक एक गोली सिर में मार गिराया। दूसरी ओर शौर्य और भी अधिक प्रभावशाली था। उसने अपनी सेक्सन तलवार से ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया और उसकी माधव कौशलता भी लाजवाब थी। सर, शौर्य की तलवार चलाने की कला बहुत बढ़िया है। उसमें माधव विद्या भी बहुत अच्छी है। उसके अधीन सैनिक भी कुशल हैं। मैंने देखा कि उनकी शारीरिक शक्ति सामान्य सीमा से परे है। ये कहते हुए उसने आदित्य के चेहरे की ओर देखा। आदित्य उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। आपकी नज़रें बहुत तेज हैं, जनरल। सचमुच, उन सैनिकों की ताकत पहले ही सामान्य लोगों से ज्यादा थी। ये सब एक सीरम की वजह से हुआ जिसे मैंने खोजा था। सीरम? कमांडिंग जनरल ने भौहें सिकोड़ी। मुझे गलत मत समझो, यह कोई अवैध चीज नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। ये सीरम अलग है। ये इंजेक्शन लगाने पर व्यक्ति की शारीरिक संरचना को बढ़ा सकता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं है। आदित्य के शब्दों ने कमांडिंग जनरल को चौंका दिया। अध्याय 188 ज़ॉम्बी लाश का निरीक्षण। शौर्य की टीम द्वारा सेबू में छोटी इकाई को सफलतापूर्वक बचाने के बाद आदित्य ने कमांडिंग जनरल को विदाई दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा अभी भी आदित्य के शब्दों के बारे में सोच रहे थे। मनुष्यों की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने वाले सीरम के बारे में खबर अभी भी उनके दिमाग में घूम रही थी। अगर वह अपने सैनिकों में इस सीरम को इंजेक्ट कर सके तो उनके मिशन की सफलता दर नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। मैं उसे अपने सैनिकों के लिए कुछ देने के लिए कैसे राजी करूं? उन्होंने अपनी कुर्सी पर झुकते हुए बुदबुदाया। नींद से जागने के बाद आदित्य ने सबसे पहले अपने दांत साफ किए और गर्म पानी से स्नान किया। इसके बाद उसने हल्का नाश्ता किया और फिर द्वीप के किनारे स्थित क्वारंटीन क्षेत्र की ओर चल पड़ा। वह उन 4 जीवित सैनिकों से मिलना चाहता था जिन्होंने दोनों शोधकर्ताओं को सुरक्षित बचाया था। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमांडिंग जनरल पहले से ही वहां मौजूद थे। वह 5 व्यक्ति इकाई के जीवित बचे सैनिकों में से एक गेराल्ड के साथ बातचीत कर रहे थे। वह व्यक्ति धुंध में लिपटा हुआ था और उसके कंधे पर एक पट्टा भी था। वे एक कांच की दीवार से अलग थे जो संदूषण को रोकता है अगर संगरोधित लोगों में से कोई ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो जाए। लेफ्टिनेंट जनरल ने अपना सिर घुमाया जब उन्होंने सुना कि कोई उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं जब उन्होंने देखा कि यह आदित्य था।
वे खड़े हुए और उसका अभिवादन किया। सुप्रभात मिस्टर सक्सेना। नवंबर LUSB.com। आदित्य मुस्कुराया और हाथ हिलाया। औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है जनरल, उसने कहा और फिर अपनी नज़र गेराल्ड की ओर घुमाई। कमांडिंग जनरल ने जल्दी से परिचय कराया। गेराल्ड, यह आदमी यहाँ श्री आदित्य सक्सेना है। वह हमारा नया नेता है। वह व्यक्ति भी था जिसने आपके समूह को बचाने के लिए उन सैनिकों को भेजा था। मिस्टर सक्सेना, ये कॉर्पोरल गेराल्ड है। समूह की गवाही के अनुसार वे बचने में सफल रहे क्योंकि उसने अकेले ही विशालकाय ज़ोंबी को रोक लिया था। आदित्य को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। गेराल्ड एक सामान्य सैनिक था, लेकिन वह वास्तव में उस विशालकाय ज़ोंबी को रोकने में कामयाब रहा। उसने उस ज़ोंबी की लाश देखी थी और वह बहुत बड़ी थी। तुमने अच्छा किया गेराल्ड। गेराल्ड ने अपना सिर हिलाया। वह ज़ोंबी पहले से ही हमारे टीम लीडर द्वारा घायल किया गया था। अगर वह नहीं होता तो हम सभी पहले ही मर चुके होते। उनकी आंखें कांप उठीं क्योंकि उन्हें अपने टीम लीडर के बलिदान की याद आ गई। आदित्य ने आह भरते हुए कहा, मुझे आपके नुकसान के लिए खेद है। आपका टीम लीडर एक महान व्यक्ति था। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे उचित अंतिम संस्कार मिले। शौर्य की रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसे छोटी इकाई के टीम लीडर के साहसी कार्य के बारे में पता चला। यह अफसोस की बात है कि उसने इतना अच्छा सैनिक खो दिया। गेराल्ड ने अपने आंसू रोके और सिर झुका लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सक्सेना। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे ही आपको धन्यवाद देना चाहिए। वह वास्तव में गेराल्ड की टीम का आभारी था। उनकी वजह से 2 महत्वपूर्ण शोधकर्ताओं को बचा लिया गया। ये दोनों ज़ोंबी वायरस के लिए एक टीका बनाने की उसकी उम्मीद थे। आदित्य ज्यादा देर तक वहां नहीं रुके और दोनों को कुछ गोपनीयता देने के लिए वहां से चले गए। इससे उन्हें यह भी एहसास हुआ कि कमांडिंग जनरल अपने सैनिकों के प्रति एक देखभाल करने वाले पिता की तरह थे। संगरोध क्षेत्र से निकलने के बाद वह नाव के माध्यम से प्रयोगशाला में गया। प्रयोगशाला संगरोध सुविधा के सामने एक द्वीप पर स्थित थी। जब वे छोटे द्वीप पर पहुंचे तो 2 प्रयोगशाला कर्मचारी उनका स्वागत करने आए। वे उन्हें प्रयोगशाला में ले गए और उन्हें एक नीले रंग का पूरे शरीर को ढकने वाला सुरक्षात्मक सूट पहनने को कहा। आदित्य ने बिना कुछ कहे उसकी बात मान ली। यद्यपि उसका शरीर पहले से ही शरीरवर्धक सीरम और विकास द्रव से मजबूत हो चुका था, फिर भी वह इतना मूर्ख नहीं था कि यह सोचे कि वह ज़ोंबी वायरस से पहले से ही प्रतिरक्षित है। उसके सुरक्षात्मक सूट पहनाने के बाद 2 लैबकर्मी उसे प्रयोगशाला के अंदर ले गए जहां विशालकाय ज़ोंबी की लाश संरक्षित थी। मिस्टर सक्सेना, लाश अभी ताज़ा है और इसका खून बहुत संक्रामक है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। लैबकर्मियों ने उन्हें सख्त चेतावनी दी। आदित्य ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। जल्द ही वे उसे एक सीलबंद कमरे में ले गए। आदित्य ने अंततः ज़ोंबी की लाश देखी। इसे एक विस्तृत विच्छेदन तालिका के शीर्ष पर रखा गया था। ये केवल इस समय था जब उसे एहसास हुआ कि यह कितना बड़ा था। ये चीज़ एक टैंक प्रकार की ज़ोंबी है। उसने इस ज़ोंबी को ज़ोंबी शब्दकोश में देखा था। पुस्तक के अनुसार इसमें शक्तिशाली ताकत और सख्त त्वचा है। उसने ज़ोंबी की त्वचा को दबाया, एक ऐसा कार्य जिसने पास के प्रयोगशाला कर्मियों को डरा दिया। मिस्टर सक्सेना, सावधान, इसकी त्वचा पर अभी भी थोड़ा खून है। आदित्य ने अपना हाथ उठाया और कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ये सुरक्षात्मक सूट पहन रहा हूँ। टैंकनुमा ज़ॉम्बी को देखते ही आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। ये चीज़ आम सैनिकों के लिए खतरनाक होगी। सिर्फ शरीर को बढ़ाने वाले सीरम का इंजेक्शन लगाने वाले कुलीन सैनिक ही इसे मार सकते हैं। उसने सोचा था कि टैंक प्रकार के ज़ोंबी कुछ दिनों के बाद ही दिखाई देंगे, लेकिन उसने ज़ोंबी की वृद्धि दर को कम करके आंका था। आदित्य ने शोधकर्ताओं की ओर सिर घुमाया और कहा, इस लाश से कुछ खोज निकालने के बाद मुझे रिपोर्ट दीजिएगा। उनके शब्द सुनकर शोधकर्ताओं ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। हाँ मिस्टर सक्सेना। आदित्य प्रयोगशाला के अंदर नहीं रुका। वह अंतिम शहर के मुख्य द्वीप की ओर वापस चला गया। उसने कमांडिंग जनरल की तलाश की और उससे राजधानी की स्थिति के बारे में पूछा। वायरस पहले ही मनीला में फैल चुका है, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति ने तुरंत कार्रवाई की। वे बड़ी संख्या में लोगों को निकालने में सफल रहे। जहां तक आश्रय स्थल की बात है, उन्होंने इसका निर्माण शुरू कर दिया है, लेकिन वायरस के प्रति श्रमिकों के डर के कारण निर्माण धीमा है। कमांडिंग जनरल ने बताया, कल उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक सेना भेजी, लेकिन उनकी उपस्थिति से नागरिकों की चिंताओं को कम करने में मदद नहीं मिली। ये सुनकर आदित्य की भौहें तन गईं। वायरस उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से फैल रहा था। वह केवल कुछ घंटे ही सो पाया, लेकिन ये पहले ही राजधानी में फैल चुका था। ऐसा लगता है कि हमें अभी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति की मदद करने की आवश्यकता है, उसने बुदबुदाया।
अध्याय 189 आश्रय के उत्तर में ज़ोंबी गिरोह। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ये सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने सोचा था कि आदित्य अब कार्यवाहक राष्ट्रपति को सहायता नहीं भेजेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने गलत अनुमान लगाया था। बस मुझे अपना आदेश दीजिए मिस्टर सक्सेना। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं अभी भी सेना की कमान संभाल सकता हूँ। उन्होंने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। आदित्य ने उसकी बात सुनकर ठहाका लगाया। मैं आपकी क्षमताओं को जानता हूँ जनरल। इस बार मैं चाहता हूँ कि आप कार्यवाहक राष्ट्रपति की सहायता के लिए 1000 सैनिक राजधानी में भेजें। हमारे पास इतने बड़े सैन्य बल को ले जाने के लिए पर्याप्त विमान नहीं है, इसलिए हम उन्हें अपने जहाज़ों से भेजेंगे। मैं कुणाल और चिराग को भी 20 सैनिकों की एक विशिष्ट टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिए भेजूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा बहुत खुश थे। वे कुणाल और चिराग को जानते थे। उन्होंने कुछ दिन पहले प्रशिक्षण केंद्र में उन्हें लड़ते हुए देखा था। हालांकि वे शौर्य से हार गए थे, लेकिन दोनों ही महान सैनिक थे। जब वे दोनों सेना का नेतृत्व करेंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति को कम चिंता करनी पड़ेगी। जाओ और सैनिकों को इसकी सूचना दो। मैं उनके लिए जहाज का प्रबंध कर दूंगा। आदित्य ने हाथ हिलाते हुए कहा। कमांडिंग जनरल ने अपना सिर हिलाया। हाँ मिस्टर सक्सेना, उसने सलामी दी और फिर मुड़कर चला गया। इस बीच आदित्य ने अपना संचार उपकरण उठाया और फतेह राठी को इसकी सूचना दी। फतेह राठी, कृपया 5 छोटे युद्धपोतों का प्रबंध कर लें। बाद में 1000 सैनिक राजधानी में किसी मिशन पर भेजे जाएंगे। आपका काम उन्हें सुरक्षित पहुंचाना है। मैं समझ गया मिस्टर सक्सेना। मैं जहाज तैयार कर दूंगा, फतेह राठी ने जवाब दिया। अच्छा, आदित्य ने फोन काट दिया। फिर उसने चिराग और कुणाल को बुलाया। उन्हें भी राजधानी की यात्रा के बारे में बताया और उनका काम भी बता दिया। ये हम पर छोड़ दो बॉस, कुणाल ने गंभीर स्वर में कहा। शौर्य के खिलाफ अपने दोस्ताना मुकाबले में हारने के बाद उसने अपनी ट्रेनिंग में और समय लगाया। वह साबित करना चाहता था कि वह शौर्य से किसी भी तरह कम नहीं है। चिराग के भी कुछ ऐसे ही विचार थे। वे अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। उन्हें विदा करने के बाद आदित्य ने वैदेही और अपने विश्वस्त अधीनस्थों को मामले की जानकारी दी। कुछ घंटों बाद 5 युद्धपोत समुद्र में रवाना हो गए और अपनी यात्रा शुरू कर दी। राजधानी के निकट बंदरगाह पर पहुंचने में उन्हें 26 घंटे से अधिक का समय लगा और आश्रय स्थल तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी भी 3.5 घंटे की यात्रा करनी थी। रास्ते में उन्हें कई ज़ॉम्बी मिले, लेकिन 1000 सैनिकों की सेना ने उन्हें तेजी से खत्म कर दिया। वे अपने साथ 10 टैंक लाए थे, जिससे उनकी मारक क्षमता और बढ़ गई। कोई भी ज़ॉम्बी उनके करीब नहीं पहुंच सका। यहाँ तक कि टैंक प्रकार के ज़ॉम्बी और शिकारी प्रकार के ज़ॉम्बी भी टैंकों की गोली लगने से चकनाचूर हो गए। जब वे आश्रय स्थल पर पहुंचे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के सहायक तथा कुछ अन्य सरकारी अधिकारी उनका स्वागत करने आए। नमस्ते सर चिराग। नमस्ते सर कुणाल। कमांडिंग जनरल ने मुझे आपके आगमन के बारे में पहले ही सूचित कर दिया है। नागरिकों की ओर से हमें और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति के सहायक ने झुककर उनका अभिवादन किया और अन्य सरकारी अधिकारियों ने भी उन्हें प्रणाम किया। चिराग और कुणाल उनके सम्मान से अभिभूत थे। हमें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस बॉस के आदेश का पालन कर रहे हैं, कुणाल ने कहा। राष्ट्रपति के सहायक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कृपया हमारे पीछे आइए, हम आपको राष्ट्रपति से मिलने के लिए भेजेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। चिराग और कुणाल ने सिर हिलाया। जल्द ही उन्हें एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के पेंट हाउस में लाया गया। चिराग और कुणाल थोड़ा घबराए हुए थे क्योंकि वे कार्यवाहक राष्ट्रपति से मिलने वाले थे। यद्यपि उस समय दोनों ही सेना में उच्च पदों पर थे, लेकिन वे किसी उच्च अधिकारी के निकट नहीं थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति अपनी मेज पर बैठे थे। जब वे उनके कार्यालय में दाखिल हुए तो वे कोई दस्तावेज पढ़ रहे थे। नमस्कार अध्यक्ष महोदय। चिराग और कुणाल ने मनीष चौधरी का अभिवादन किया और उन्हें सलाम किया। हालांकि वे पहले ही आदित्य के प्रति वफादारी की शपथ ले चुके थे, लेकिन उनके सामने बैठा व्यक्ति उनके सम्मान का पात्र था, इसलिए उन्होंने उसे सलाम करने में संकोच नहीं किया। कार्यवाहक अध्यक्ष ने दस्तावेज नीचे रख दिया और उनकी ओर देखने लगे। फिर वे खड़े हुए और मुस्कुराए। आप सर चिराग और सर कुणाल होंगे। अंततः आप दोनों से मिलकर खुशी हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को नमस्कार किया। उसके बाद वे गंभीर विषय पर चले गए। मुझे खुशी है कि आप लोग यहाँ हैं। सच बताऊं तो हमारे ड्रोन ने हमारे स्थान से 3 मील उत्तर में ज़ॉम्बी का एक विशाल समूह खोजा है। कुछ जांच के बाद हमने अनुमान लगाया कि इस समूह में 5 लाख ज़ॉम्बी हैं। हम उनसे निपटना चाहते हैं, लेकिन हम अपने सैनिकों को नहीं भेज सकते क्योंकि उनके बिना आश्रय स्थल असुरक्षित हो जाएगा।
मनीष चौधरी ने कहा और उन्हें ड्रोन द्वारा खींची गई कुछ तस्वीरें दिखाईं। चिराग और कुणाल ने जब तस्वीरें देखी तो वे हैरान रह गए। वहां इतने सारे लाशें थीं कि पूरी सड़क उनसे भर गई थी। श्रीमान राष्ट्रपति, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम इस भीड़ को खत्म कर दें? चिराग ने अपने चश्मे का रिम ठीक करते हुए पूछा। कार्यवाहक राष्ट्रपति का चेहरा उनकी पूछताछ से सख्त हो गया, लेकिन उन्होंने फिर भी सिर हिलाया। उन्हें पता था कि यह काम खतरनाक था और इसमें भारी जनहानि हो सकती थी। हालांकि उन्हें भीड़ से छुटकारा पाना था इससे पहले कि वे एक बहुत बड़े समूह में तब्दील हो जाएं। मुझे पता है कि यह मिशन खतरनाक होगा, लेकिन मुझे नागरिकों की सुरक्षा के लिए निर्णय लेना होगा। मनीष चौधरी ने अपने हाथ भींचते हुए कहा। उसे आश्चर्य हुआ। चिराग और कुणाल ने सिर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है, हम भीड़ का ख्याल रखेंगे। पहले थोड़ा आराम करेंगे। कल हमारी सेना भीड़ से छुटकारा पाने के लिए उत्तर की ओर बढ़ेगी। उनकी आंखों में झिझक का एक भी निशान नहीं था। सच तो यह है कि मनीष चौधरी को पहले से ही उम्मीद थी कि वे इस मिशन को अस्वीकार कर देंगे। उसने नहीं सोचा था कि वे वास्तव में सहमत होंगे। बहुत बढ़िया, मैं इस उपकार को हमेशा याद रखूंगा। कृपया अपने बॉस को मेरा धन्यवाद बताएं। एक बार जब भीड़ व्यवस्थित हो जाती है तो मैं आपके बेस में उनसे मिलने के लिए कुछ समय निकालूंगा। वह पहले से ही आदित्य की पहचान के बारे में जानता था। कमांडिंग जनरल ने उसे कुछ संकेत दिए कि वह किसी के लिए काम कर रहा था और मनीष चौधरी को आदित्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगा। चिराग और कुणाल उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए। अध्याय 190 होड़ पर हमला। अगले दिन चिराग और कुणाल ने सेना का नेतृत्व करते हुए उत्तर की ओर प्रस्थान किया। अपनी सेना के आकार के कारण उन्होंने पूरे शहर से असंख्य ज़ॉम्बी को आकर्षित किया। सैनिक उच्च क्षमता वाली राइफलों से लैस थे और उन्होंने ढेर सारा गोला बारूद भी साथ लाया था। 10 युद्धक टैंकों को हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सैनिकों ने तेजी से लाशों का सफाया कर दिया और सड़कों को लाशों की लाशों से भर दिया। सर, स्काउट टीम के नेता आपसे बात करना चाहते हैं, एक सैनिक ने कुणाल को एक संचार उपकरण देते हुए कहा। चलो सुनते हैं। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और ये पीस अपने कानों में लगा लिया। नमस्ते, मैं हूँ। क्या आप लोगों को कुछ असामान्य चीज मिली? कुणाल ने पूछा। हाँ सर, हमने 10 ज़ॉम्बी खोजे हैं जो सामान्य ज़ॉम्बी से दुगने बड़े हैं। ये टैंक प्रकार की ज़ॉम्बी होनी चाहिए जिसके बारे में बॉस ने हमें बताया था। उनके अलावा हमने 20 शिकारी प्रकार की ज़ॉम्बी और 25 स्पिटर प्रकार की ज़ॉम्बी भी देखी। ये केवल एक अनुमानित संख्या है क्योंकि भीड़ का आकार बढ़ता जा रहा है, स्काउटिंग टीम के नेता ने बताया। ये सुनकर कुणाल की भौहें तन गईं। यहाँ आने से पहले आदित्य ने उन्हें एक दस्तावेज भेजा था जिसमें विभिन्न प्रकार के ज़ॉम्बी के बारे में जानकारी थी। दस्तावेज के अनुसार ये ज़ॉम्बी सामान्य ज़ॉम्बी की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। उसने नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी उनसे भिड़ जाएंगे। वहाँ रुको और हमारा इंतजार करो। अपनी स्थिति को उजागर मत होने दो और अगर तुम्हें कुछ पता चले तो हमें बता देना। जी श्रीमान, कुणाल के गंभीर चेहरे को देखकर चिराग ने पूछा। उसने क्या कहा? इस गिरोह में टैंक प्रकार की लाशें, शिकारी प्रकार की लाशें और स्पिटर प्रकार की लाशें हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, कुणाल ने सख्त आवाज में जवाब दिया। चिराग ये सुनकर चौंक गया। उन्हें कितने ज़ॉम्बी मिले? कुणाल ने उसे घूरकर देखा और गंभीर भाव से उत्तर दिया, 60 से भी अधिक। चिराग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये थोड़ा परेशानी भरा है, खासकर थूकने वाले प्रकार के ज़ॉम्बी। दस्तावेज के अनुसार वे लोग 5 मीटर के भीतर अत्यधिक संक्षारक और संक्रामक रसायन थूक सकते हैं। हमें उन्हें गोली मार देनी चाहिए और भीड़ को सेना के करीब आने से रोकना चाहिए। कुणाल ने सहमति में सिर हिलाया। स्काउट टीम की रिपोर्ट सुनने के बाद सेना सतर्क हो गई। उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी। कुणाल ने 50 स्नाइपर्स को भी आगे बढ़ने और स्पिटर टाइप ज़ॉम्बीज को मार गिराने के लिए भेजा। स्पिटर प्रकार के ज़ॉम्बीज की गतिशीलता कम थी। उनके पास टैंक प्रकार के ज़ॉम्बीज की तरह कठोर खाल भी नहीं थी। सिर पर एक ही गोली उन्हें मारने के लिए पर्याप्त थी। हम भीड़ के करीब पहुंच रहे हैं, अपना सुरक्षात्मक सूट पहन लो। कुणाल ने चिल्लाते हुए अपने कवच के ऊपर सुरक्षात्मक सूट पहन लिया। सेना का सुरक्षात्मक सूट प्रयोगशाला कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सूट से अलग था। उनका सूट अत्यधिक संक्षारक पदार्थों का सामना कर सकता था और यह कट प्रतिरोधी भी था। सैनिकों ने अपने सुरक्षात्मक सूट पहन लिए। जबकि मुख्य सेना भीड़ के स्थान की ओर बढ़ रही थी, स्नाइपर इकाई ने पहले से ही स्पिटर प्रकार के लाश को मारने के लिए एक स्थान ढूंढ लिया था। स्नाइपर यूनिट अपनी स्थिति में है, यूनिट के नेता ने बताया जब वह अपने स्नाइपर के दायरे से लक्ष्य की तलाश कर रहा था। यदि आपको कोई थूकने वाला ज़ॉम्बी मिले तो उसे तुरंत मार डालो।
कुणाल ने संचार उपकरण के माध्यम से आदेश दिया। उसकी नकल करें। स्पिटर प्रकार के लाशों की खोज करो और उन्हें मार डालो। उनके सिर में गोली मार दो। स्नाइपर इकाई के नेता ने अपने अधीनस्थों पर चिल्लाया। निशानेबाजों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने अपने निशानेबाजों को निशाना बनाया और भीड़ में स्पिटर प्रकार के लाशों की तलाश की। एक को देखने के बाद उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बंदूक का ट्रिगर खींच दिया। जल्द ही 10 स्पिटर प्रकार के लाश मारे गए। गोलियों की आवाज से लाश सतर्क हो गई और वे सभी जगह घूमने लगे। ये लोग दिमागहीन हैं। अगर हमारे पास पर्याप्त गोला बारूद हो तो हम उन सभी को मार गिरा सकते हैं, एक सैनिक ने घृणा से कहा। थूकने वाले प्रकार के ज़ॉम्बी मरने पर फट जाते थे और अत्यधिक संक्षारक रसायन उनके शवों के चारों ओर फैल जाते थे। आसपास के ज़ॉम्बी के शरीर भी रसायनों से क्षत विक्षत हो जाते थे। हालांकि इससे उन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था और दर्द से उनकी आक्रामकता और बढ़ जाती थी। अगले 30 मिनट के बाद स्नाइपर इकाई ने पहले ही 30 से अधिक स्पिटर प्रकार के ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया था। सर, हमने पहले ही 30 स्पिटर प्रकार के ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया है। हालांकि भीड़ का आकार अभी भी बढ़ रहा है, इसलिए आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि उनमें से कुछ भीड़ के भीतर छिपे हों, स्नाइपर यूनिट के नेता ने बताया। अच्छा काम, आप लोग शिकारी प्रकार के लाश और टैंक प्रकार के लाश से निपटना शुरू कर सकते हैं। हम बाकी को साफ कर देंगे, कुणाल ने जवाब दिया। स्पिटर प्रकार के लाशों को समाप्त करने के बाद सेना ने अंततः भीड़ पर हमला किया। उन्होंने अत्यधिक विनाशकारी हथियारों का उपयोग नहीं किया और केवल लाशों को मारने के लिए अपनी बंदूकों का इस्तेमाल किया। टैंकों के लिए उन्होंने अपने मुख्य हथियार को नहीं चलाया और केवल मशीन गनों का इस्तेमाल किया। वे शहर के इस हिस्से को नष्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मार्ग था जो भविष्य में सेना के लिए उपयोगी होगा। इस बीच इस युद्ध का दृश्य कार्यवाहक राष्ट्रपति और उनके विश्वस्त मातहतों ने ड्रोन कैमरे के जरिए देखा। वे सेना की ताकत देखकर दंग रह गए। जिस भीड़ ने उन्हें कुछ देर तक परेशान किया वह सेना के गोला बारूद से बिखर गई। वे नज़दीक भी नहीं फटक पाए। यहाँ तक कि तेज गति से चलने वाले शिकारी किस्म के लाश भी छलनी में तब्दील हो गए। अविश्वसनीय, हमारे देश की सेना वास्तव में इतनी मजबूत है। हमारी सेना के पास ऐसे भयानक हथियार कब से आ गए। मनीष चौधरी सेना की मारक क्षमता देखकर सुखद आश्चर्यचकित थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने उन दोनों को इस मिशन के बारे में बताया तो उन्होंने संकोच नहीं किया। पता चला कि यह उनके लिए एक साधारण सफाई अभियान था। मनीष चौधरी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, लेकिन वे परिणामों से बहुत खुश थे। सेना की भयावह शक्ति को देखकर कार्यवाहक राष्ट्रपति और अन्य लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनकी उपस्थिति से उन्हें अब आश्रय की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। श्रीमान राष्ट्रपति, क्या वे कमांडिंग जनरल के अधीन सैनिक हैं? एक उच्च अधिकारी ने अचानक पूछा। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने अपना सिर घुमाया और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उच्च अधिकारी का चेहरा गंभीर हो गया और उसने सुझाव दिया, श्रीमान राष्ट्रपति, क्या होगा यदि उन लोगों के पास गुप्त उद्देश्य हों? उदाहरण के लिए, क्या होगा यदि वे आश्रय पर नियंत्रण करने का निर्णय ले लें?